नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन पॉलिटी। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिखा अंडर द टर्म डबल जियोपार्डी इम्प्लाइड इन द आर्टिकल 20 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन। लिखा हुआ है कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट बी पनिश अंडर द डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर द सेम ऑफेंस। दूसरा पढ़ लेते हैं पनिश्ड डिपार्टमेंटली कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन अ कोर्ट लॉ फॉर द सेम ऑफेंसेस। शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, ना ही प्रोसिक्यूट कर सकते ना ही पनिश कर सकते फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही अपराध के लिए मोर देन वंस। हाँ, याद रखना कि आप एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दे सकते हैं किसी भी बोल सकते हैं कन्विक्टेड जो पर्सन है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। चौथा पढ़ लेते कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू प्रोसीडिंग्स इन द सिविल कोर्ट्स फॉर डिसओबीडियंस ऑफ एन इंजक्शन अलॉन्ग विद द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। नहीं, तो याद रखना एक से अधिक बार आप किसी को भी किसी अपराध के लिए सजा नहीं दे सकते। तो लिखा डबल जियोपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड द पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी is available only in the proceedings before a court of law and the judicial tribunal. It is not available in the proceedings before departmental or the administrative authorities as they are not of the judicial nature. अच्छा, फिर लिखा है आर्टिकल एंड प्रोविजंस, आर्टिकल 38, 40, 41, 44। तो आर्टिकल 40 तो सबसे आसान है, ये आपका रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। 44 आपका रिलेटेड है यूनिवर्सल सिविल कोड से। 41 आपका राइट टू वर्क है। और फिर आता है 38 आपका ये प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये बन जाता है ए का सी ए का सी, 2 का हो जाएगा आपका डी, 3 का बी। ठीक है, याद रखना राइट टू वर्क आपका क्या है, आर्टिकल 41 है और ये आएगा आपका डीपीएसपी में। तो राइट टू वर्क राइट नहीं आपका, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट नहीं, ये गलत मत कर देना, ये आपका डीपीएसपी में आता है। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई काम दिलाए लोगों को। तो लिखा हुआ है आर्टिकल, तो आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, 41 में राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस, 44 में यूनिवर्सल सिविल कोड आता है, एक ही जगह लागू है अभी गोवा में, प्रपोज्ड उत्तराखंड में। आर्टिकल 42 की बात करें प्रोविजन ऑफ द मैटरनिटी रिलीफ मिलती है, ये आपने याद रखना है। फैक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से ले रखा आप जानते हैं। A new DPSP under the Article 38 was added by the 44 Amendment Act of the 1978, which required the state in the minimize the inequality in incomes, status, facility and the opportunity। मतलब असमानता नहीं होगी किस मामले में आपका जो सैलरी वगैरह के मामले में, इनकम के मामले में, स्टेटस के मामले में, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी के मामले में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था 2002 चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 21A। द अमेंडमेंट डायरेक्टिव requires the state to provide early childhood and care and the educational for the all children until they complete the age of the 14 years। अच्छा, आगे लिखा हुआ न्यू डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 43B, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती है। 97th अमेंडमेंट एक्ट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2011 का, और इसको किस में डाल दिया गया था, पार्ट ये था पार्ट 9B में। आर्टिकल था आपका 243, ZG से लेकर और ZT तक जाते थे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव मिनिस्टर आपके कौन है, अमित शाह, ये भी आप याद रखें, ठीक है ना, अभी गठित किया गया 2019 में। अगले इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट द वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 37 मेक इट क्लियर दैट द डीपीएसपी आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट सेल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन द मेकिंग लॉज। याद रखना डीपीएसपी सारे के सारे कैसे होते हैं आपके, नॉन जुडिशियल होते हैं। आप इनके लिए कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये काम सरकार नहीं कर रही। आप सिर्फ किसके लिए जा, जैसे जुडिशियल होते हैं आपके कौन से, वो होते हैं आपके क्या, फंडामेंटल राइट्स, आप उनके लिए न्यायालय में जा सकते हैं उनके संरक्षण के लिए। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन डू नॉट इंक्लूड, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें टोटल 11 है, इनमें से टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल ये ड्यूटी है हमारी, ठीक है ना। और लिखा हुआ है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, बिल्कुल सही है। टू स्ट्राइव टुवर्ड द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं है ये आपका आर्टिकल 17 में, और ये आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इक्वालिटी एंड रिफॉर्म्स। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ये गलत है, पढ़ लेते हैं। The fundamental duties of the citizen do not include the duty to strive toward the abolition of untouchability. The idea of the fundamental duty has been borrowed from the Constitution of the USSR. Fundamental duties are embedded, आप जानते हैं मूल संविधान में था ही नहीं, पार्ट 4A जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A। तो 51A का A B C D इस तरीके जुड़े थे, टोटल 11 जुड़े हुए।
Originally the duties were 10 in numbers, शुरुआत में 10 थी और बाद में एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें 11वीं जोड़ दी गई थी। तो ABCDEFGHIJK, के वाला जोड़ा गया था। ये आपका जो बोल सकते हैं ना, ये एजुकेशन वाला है, एजुकेशन वाला है, तो ये जोड़ा गया था आपका आर्टिकल 51A का के। पढ़ लेते हैं, देखो क्या क्या है लिखा। अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom, uphold and protect the sovereignty, unity and the integrity of India, defend the country and render national service when called upon to do so, ठीक है ना। promote harmony and the spirit of the common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and the regional or the sectional diversities and the renounce practices derogatory to the dignity of the woman, ठीक है ना। वैल्यू एंड preserve the rich heritage of the country, composite culture, protect and improve the natural environment including the forest, lakes, rivers and the wildlife, and have compassion for living the creature, develop scientific temper, humanism and the spirit of the inquiry and reforms, safeguard public property and the abjure violence, strive toward the excellence in all the space of the individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of the endeavor and the achievements। और 11 बाद में जोड़ी गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 एजुकेशन के रिलेटेड था कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और द वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years, ठीक है ना। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज, दे रिमेन Indian citizens of their duty toward their society, fellow citizen and the nations. They warn citizen against the anti-national and the anti-social activities. They inspire citizen and promote a sense of the discipline and the commitment among them. They help the court in the examining the determining the constitutional validity of the law. Fact about the fundamental duty, fundamental duties are categorized into the 2 moral duties and the 2 civic duties. Moral duties कौन कौन सी हैं तुम्हारी, जो लिखा हुआ है चेरिशिंग नोबल आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, और सिविक ड्यूटी में कौन कौन से रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दे इसेंशियली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ द कोडिफिकेशन ऑफ द टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। देयर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। याद रखना, अगर आपने नहीं भी माना ना तब भी आप पे क्या है, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्टिकल 48, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A आता है आपका, तो अगर सबसे पहले आसान देखो, आसान पकड़ते 50 जो है वो क्या करती है कि वो आपका जुडिशरी को सेपरेट कर देती है एग्जीक्यूटिव से। तो ये आ जाएगा 2 का ए, 2 का ए आ जाएगा। 2 का ए कहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं और यहाँ पर तो है नहीं। 2 का ए यहाँ पर है, यहाँ पर, अब इन दोनों में से एक होगा। 1 का बी होने वाला है। तो आर्टिकल 48 रिलेटेड आपका किससे, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद आता है 51। 51 आपका जो है ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। 3 का सी, 3 का सी, तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, और 4 का डी हो जाएगा। 48A में आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। पढ़ लेते हैं आर्टिकल 48, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A में आता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। 49 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 में आता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और 51 में आता है प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Which part of the Indian Constitution also called the unique feature of the Constitution by the Dr. भीमराव अम्बेडकर। ये थे आपके DPSP, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है Directive principle of the state policy mentioned in the part 4, article 36 to 51, DPSP are taken from the Constitution of the Ireland. Ambedkar described these principles as the novel features of the Constitution. Directive principle of the state policy aim to create the social and the economic condition under which the citizen can lead a good life. They also aim to stabilize the social and the economic democracy through the welfare state. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। इसको क्या बोला था, जो आपके फंडामेंटल राइट है 32वां, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गलत मत कर देना, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या बोला, यूनिक फीचर बोला है DPSP को, और आर्टिकल 32 को बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 इज एम्पावर्ड टू इशू द रिट ऑफ द डिफरेंट टाइप। रिट कहाँ से ले रखी है, आपके UK से, ब्रिटेन से ले रखी है। टाइप टू इन्फोर्स the fundamental rights under the part 3 of the Indian Constitution, thus to make the available right to constitutional remedies to every citizen. Provision have been made in the Indian Constitution to issue writs. Thus the Supreme Court under the Article 32, the High Court की writ याद रखना, Article 226 is empowered to issue the writ for the enforcement of the fundamental right। 5 तरह की writs होती हैं आपकी, habeas corpus, certiorari, quo warranto, mandamus and prohibition। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है
ठीक है। अच्छा, पहला आता है हैबियस कॉर्पस, जिसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दिस रिट लिटरली मीन्स टू यू मे हैव द बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने पेश किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर दे 24 घंटे के अंदर उसे कहाँ न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, ये बोलता है ये। दिस रिट इज इशू टू प्रोड्यूस अ पर्सन फिजिकली बिफोर द कोर्ट हु हैज़ बीन imprisoned or detained by the law and set to him free if there is no legal justification of his detention. This writ can be issued against the authorities of the state and the organization of the individuals. किसी भी तरीके से हो सकती हैं, ठीक है ना। रिट ऑफ द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट होता है टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित करना। और प्रमाणित हमेशा क्या किया जाता है, जो बोल सकते हैं आपके हायर कोर्ट्स होती हैं वो लोअर कोर्ट्स को क्या करती हैं, आपकी सर्टिफाइड करती हैं। दिस रिट लिटरली मीन्स टू बी सर्टिफाइड। दिस रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट फॉर द क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द लोअर कोर्ट ऑफ रिमूविंग अ सूट फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द हायर कोर्ट टू स्पीडी डिस्पोजल। अब आता है एक आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब होता है आपका क्या क्या बोलते हैं यार इसको, क्यू वारंटो को बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो उसको बोल देते हैं इसे प्रतिषेध बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलो क्यू वारंटो सुन लो, देख लिखा दिस रिट लिटरली मीन्स बाय व्हाट वारंट्स, बाय व्हाट अथॉरिटी, जैसे बोलते हैं यार मेरे को नहीं आ रहा दिमाग में, न्यायिक क्या बोलते हैं यार, हिंदी में बोला जाता है, चल छोड़ो, हिंदी में छोड़ो। तो क्यू वारंट होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार बनता है बोल के, ठीक है ना। किसी पद पर अगर मान लो कोई पद है और उस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो उस लायक नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट इज़ रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट विद अ व्यू टू रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन और अथॉरिटी फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट इनटाइटल्ड, जो उसके लिए नहीं है। द रिट रिक्वायर्स द कंसर्न पर्सन और द अथॉरिटी टू एक्सप्लेन टू द कोर्ट बाय व्हाट अथॉरिटी ही ई सी होल्ड द ऑफिस, कि किस कारण से या किस वजह से उस व्यक्ति ने उस ऑफिस को होल्ड कर रखा है। मैंडमस आता है परमादेश, ठीक है ना, ठीक है। दिस रिट लिटरली मीन्स द वी कमांड, हम आदेश देते हैं, और जानते हैं आदेश दिया जाता है किसी को भी दे सकती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी दे सकती है, हाई कोर्ट भी दे सकती है सभी को ऑर्डर्स। तो लिखा इट इज़ ए जुडिशियल रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एज अ कमांड टू एन इन्फीरियर कोर्ट, जो उनके नीचे, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकते हैं, हाई कोर्ट अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को दे सकती है, ट्राइब्यूनल्स को दिया जा सकता है, पर्सन टू परफॉर्म अ पब्लिक और द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, जो पब्लिक ड्यूटी में, सरकारी सेवाओं में प्रोविजन बोला जाता है। तो दिस रिट इज़ पॉपुलर नोन एज द स्टे ऑर्डर्ड, ठीक है ना। तो स्टे ऑर्डर मतलब जब रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, जैसे लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स को हाई कोर्ट क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को बदल सकती है। दिस रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स इन केस ऑन द ग्राउंड ऑफ द overstepping of the jurisdiction or the absence of the jurisdiction. It is issued before the judgment or the order is made in such cases. नेक्स्ट आता है which of the following, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म्स, पढ़ लिया था अभी, बिल्कुल है। पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना है, सेफ गार्ड करना है, एंड टू ऑब्जर्व द वायलेंस, बिल्कुल सही। प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43 भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके 43 भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, ये नहीं है, ये आपका DPSP में आता है, ठीक है ना। ये तो सारा 51 में चल रहा है ना, आर्टिकल 51A में चल रहा है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड द फॉरेस्ट लेक, हाँ ये सही है। तीसरा गलत हो जाता है भाई आपका, तीसरा गलत हो जाता है। तो आंसर जो सही है ना, करेक्ट आंसर तो ये जाएगा 1, 2 एंड 4 ओनली। देखा, बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन हैव बीन enumerated in the Constitution of India. Article 51A contained the Part 4A of the Constitution deal with the fundamental duties. These enjoin upon a citizen, among other things, to abide by the Constitution, to cherish and follow the noble ideals which inspired India's struggle for the freedom, to defend the country. सारा मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 11 के 11, ये आप एक बार क्या करते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ भाई, उसके अलावा 86 अमेंडमेंट आता है, तो उसके 11वीं जोड़ी गई थी, नहीं 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 11वीं नहीं, हाँ 11वीं तो जोड़ी गई थी। उसमें आर्टिकल 1 तो वो जोड़ दिया जाता है, कौन सा 21A जोड़ दिया जाता है, ये फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा था। आर्टिकल 45 तो आप रिलेट करते ही हैं कि भाई DPSP में एजुकेशन से रिलेटेड है, और एक आपका आर्टिकल 51A का के जोड़ा गया था। एक के में क्या होता है कि गार्जियंस की ड्यूटी होती है, माता पिता की या पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि बच्चों को क्या करे, पढ़ाए। कितने 6 से बोल सकते हैं 6 से 14 साल तक के बच्चों को। आर्टिकल 21 में 6 से 14 साल बच्चे का क्या होता है, राइट होता है ये। और 45 में ये DPSP है, तो ये किसका होता है, स्टेट का होता है कि 0 से 6 साल के बच्चे के
बोल सकते हैं एजुकेशन पे ध्यान दे, उसके पोषण पे ध्यान दे, ठीक है ना, जिसके लिए आपका ये खोल दिए जाते हैं कौन, आंगनबाड़ी केंद्र। आगे चलता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आता है 19 से 22, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशंस 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30 में। ये किसके आते हैं, आपके जनजातीय बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके क्या हैं माइनॉरिटीज़ के आते हैं। तो ए का आ जाता है आपका 3, एक ही बच्चा, बी का 4, ए का 3 है ना, हाँ, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 में आता है, ठीक है ना। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आपके मैंशनड है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बोला था, भीमराव अम्बेडकर ने। Fundamental duties have been added in the Constitution by the 42nd Amendment 1976 in the accordance with the recommendation of, ये थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति, जब 10 जोड़े गए थे आपके। तो स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन अपॉइंटेड by the Congress Party in the 1976 to make the recommendation about the fundamental duties, the need and the necessity of which was felt during the operation of the internal emergency 1975 to 77। रिकमेंडेशन क्या थी, द कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ द सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 8 की बात हुई थी शुरुआत में, बाद में 10 जोड़ दी जाती हैं, और लास्ट में तब एक और निकल के आती है आपकी कौन सी, 11वीं, ठीक है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के हिसाब से। इट स्ट्रेस दैट द सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द enjoyment of the rights they also have the certain duties to perform as well. Recommendation was accepted and added the FDs, the fundamental duties, in the constitutions by the 42nd Constitutional Amendment 1976. The amendment added a new part, namely Part 4A of the Constitution. This new part consists of the only one article, that is Article 51A. फिर उसके सब क्लॉज आते हैं, which was the first time specified a code of the 10 fundamental duties. फिर कौन सा 11वां जो जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 86 Constitutional Amendment 2002 के थ्रू। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 सही है, डीपीएसपी पार्ट 4 सही है, पार्ट 4 में आ जाएगा। सिटीजनशिप पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द राइट कोड गिवन, ठीक है। तो 1 का ए, ठीक है ना, डीपीएसपी 4 में, 2 का सी, 3 का बी, ठीक है ना, पार्ट, ठीक है, पार्ट 4 में डीपीएसपी, सिटीजनशिप पार्ट 2 में। तो कुछ देख लीजिए, अब ये कुछ शॉर्टकट लिखा हुआ, अब देखें तो मिला के 22 नहीं है, 25 पार्ट्स आते हैं टोटल। मैंने बताया था 4A जुड़ जाता है, 9A जुड़ जाता है, 9B जुड़ जाता है, 14A जुड़ जाता है, और 7 बाहर हो जाता है। तो 4 में से गया 3, 22 और 3 25, 395 की जगह 450 से ऊपर हैं आपके आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स तो आपके हैं ही। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आपके आयरलैंड से ले रखे हैं, पार्ट 1 में आता है आपका। अब कुछ ये, अब देख लीजिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब पार्ट 1 2 3 इस तरीके से याद करेंगे तो शॉर्टकट मत करने, यहाँ पे लिखा हुआ है, और टफ हो जाता है क्योंकि 22 याद करने होते हैं आपको टोटल। तो लिखा हुआ है 25 याद करने होते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 to 4 आर्टिकल है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप 5 to 11 है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी 36 to 51 है, पार्ट 4A बेसिक ड्यूटी आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं आपकी 51A में है। अब पहला था पार्ट 1 तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड में सिटीजनशिप, 3 में फंडामेंटल राइट्स, 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, 4A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड विद द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। पार्ट 5 आपका यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पार्ट 6 आपका स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पार्ट 7 हटा दिया गया था, याद रखना आप लोग। इसमें क्या था कि जो आपके स्टेट्स थे, ठीक है ना, विच डील्स विद द पार्ट बी स्टेट्स वाज डिलीटेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। और आप जानते हैं भाषा आधार पर लिंग्विस्टिक बेस पे क्या होती, स्टेट फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है ना। पार्ट 8 आता है यूनियन टेरिटरी, 9 आता है पंचायत, 9A आता है आपका म्यूनसिपैलिटीज़, और 9B आता है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। उसके बाद पार्ट 10 आता है शेड्यूल एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, 11 में आता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, 12 में आता है फाइनेंस प्रॉपर्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट सूट्स, 13 में आता है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 14 में आता है आपका सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट्स। फिर आता है 14A ट्राइब्यूनल्स आते हैं, ये जोड़े गए थे। 15 में आता है इलेक्शन, 16 में आता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, 17 में आता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 18 में आता है इमरजेंसी प्रोविजंस।
उसके बाद आपका आता है 19 में आता है मिसलिनियस आ जाते हैं, 20 में आपका अमेंडमेंट आ जाता है, 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड द स्पेशल प्रोविजन आते हैं, 22 में शॉर्ट टाइटल कॉमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी एंड रिपील्स आ जाते हैं। राइट टू प्राइवेसी वॉज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क वर्डिक्ट इन पुट्टास्वामी केस था, और ये आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, याद रखना है ये राइट टू प्राइवेसी। तो लिखा हुआ द सेंटर टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द राइट टू बी फॉरगटन इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी but added it as a no significant role in the matter. Right to be forgotten. The right to be forgotten falls under the purview of an individual right to privacy, which is governed by the Personal Data Protection Bill that is yet to be passed by the Parliament. In 2017, the right to privacy was declared a fundamental rights under the Article 21 by the Supreme Court in its landmark verdict, Puttoswamy case. The court said at the time that the right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and the personal liberty under the Article 21. एंड याद रखना आर्टिकल 21 में, ठीक है, जीने का अधिकार में शामिल किया गया एज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम गारंटेड बाय द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय भारत।